दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड के बारे में। मैंने आईटीआई ज्वाइन की थी 2006 टू 2008। मैंने इस टाइम 2 साल के लिए आईटीआई की थी आरएसी में। आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड्स बेच था मेरा 2006 टू 2008। उसके बाद मैंने 2009 में एलजी कंपनी में अप्रेंटिसशिप की। एलजी सर्विस सेंटर, शक्ति कॉलोनी, करनाल। अप्रेंटिस की मैंने, अप्रेंटिस। तो मैंने क्या सीखा? मैंने आईटीआई में अच्छी अंक किए। मैंने 700 में से 570 नंबर अचीव किए, जो मैंने थ्योरी में। और फिर 570 नंबर जब मेरी अप्रेंटिसशिप हुई तो इसमें मैंने 489 प्रैक्टिकल में प्राप्त किए। आफ्टर अप्रेंटिसशिप प्रैक्टिकल। मैंने एक बात सीखी, आईटीआई में तो हमारे टीचर बोलते हैं कि हम तो मुसलचंद हैं, हमें तो मुसल मार के आगे पहुंचाना है, बाकी तुम्हें देखना है, जो करना करना, आगे लाइफ तुम्हारी है। यानी टीचर को तो सिर्फ 2 साल में आपको अप्रेंटिसशिप के बारे में बताना है, रेफ्रिजरेशन क्या होता है, इस प्रकार से आपके सामने ये बना देंगे, कह देंगे यहाँ पर ये कंडेंसर, ये ऑपरेटर, और ये आपका आरसी डिवाइस, और यहाँ पर ये आपका इवोपरेटर, ये कंप्रेसर, ये आपकी डिस्चार्ज लाइन, ये सक्शन लाइन, ये आपकी डिस्चार्ज लाइन, ये सक्शन लाइन, और ये आपकी डिस्चार्ज लाइन हो जाएगी। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये, यहाँ पर हो जाएगा ये कंडेंसर, इसको इवोपोरेटर, और यहाँ पर ये कंप्रेसर। ये सब बता देते हैं मोटा मोटा, और कह देते हैं यहाँ पर ये जो कंडेंसर के बाद जो है यहाँ पर जो एक पाइप लगती है, यहाँ पर आपका हो जाता है ड्रायर या फिल्टर। ड्रायर या फिल्टर के बाद रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस लगती है। यहाँ से ये कैपिलरी ट्यूब के रूप में भी हो सकती है ये, या कुछ और तरह के भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं, पर मैक्सिमम जो मैकेनिकल सिस्टम है सब में कैपिलरी ट्यूब ही होती है। तो इससे बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाता, बस थ्योरेटिकल नॉलेज अचीव कर लेता है कि टू कंप्रेस द गैस, टू सक द गैस, टू डिस्चार्ज द गैस, कि यहाँ से जो गैस कंप्रेस होती है उसका टेम्परेचर, प्रेशर हाई होता है, यानी हाई प्रेशर की, हाई टेम्परेचर के वेपर जो है यहाँ से बढ़कर निकलते हैं कंडेंसर में। कंडेंस में क्या होता है? कंडेंस द गैस, यानी इसको कंडेंस कर दिया जाता है, और वहाँ पर क्या हो जाता है कि जो आपके जो प्रेशर है वो प्रेशर जो है आपका हाई रहता है, पर टेम्परेचर जो है थोड़ा लो हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में वेपर जाते हैं, किसके अंदर? आपके जाते हैं जो आपका ड्रायर या फिल्टर लगा होता है। ड्रायर फिल्टर क्या करता है? वो गैस को छानने का काम करता है, और जो उसके अंदर मॉइस्चर हो तो उसमें ड्रायर में सिलिकॉन जेल होता है, वो उसको क्या करता है? वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है उसके मॉइस्चर को। और फिर आ जाती है कैपिलरी ट्यूब, जिसका जो साइज होता है बहुत ही मिनिमम होता है, 0.5 mm समथिंग, और 1 mm समथिंग। तो इसके अंदर से जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में जो फ्रीओन गुजरती है, हमारी फ्रीओन कौन सी होती है? कहीं में R22 होती है। रेफ्रिजरेटर में जो है ये होती है रेफ्रिजरेंट 134A, जो हमने पढ़ा था 2006 और 2008 के अंदर, जो हमें पढ़ाया गया था। इससे रिलेटेड ये पढ़ाने के बाद यहाँ पे जो है इवोपरेशन होता है, जिसके बाद जो है जो ये वेपर होते हैं, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के वेपर जो है यहाँ पर लेटेंट हीट होती है, उससे जो है ये इवोपरेशन जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती है इवोपरेशन प्रक्रिया में। यानी यहाँ से गुजरने के बाद जो है जो हमारे वेपर आते हैं, यानी इवोपरेटर में लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, और यहाँ पर क्या होती है? लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट क्या करती है? जो इसके अंदर का
नमी होती है या हीट होती है उसको ऑब्जर्व कर लेती है, और लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पर जो रेफ्रिजरेंट को ये अचीव करती है इवोपरेटर में, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से गैस हमारी इवोपरेशन हो जाता है। इवोपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडेंसेशन, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है, कूलिंग पैदा हो जाती है, और यहाँ से जो वेपर हो जाते हैं वो ठंडे होकर जो ये हमारी, जिसकी वजह से सक्शन लाइन जो होती है ठंडी होती है, और यहाँ पर जो है हमारे जो ये होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल जो गैस लिक्विड में आती है लिक्विड लाइन से, यहाँ तक लिक्विड लाइन होती है ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर तक, तो यहाँ पर जो है इसके अंदर आकर ये क्या नाम है, इवोपरेटर के इवोपरेशन होता है, तो जिसके बाद ये जो है वेपर में वाष्प में बदल जाते हैं, और ये लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के जो वेपर होते हैं वो सक्शन लाइन से होकर जो है कंप्रेसर में जाते हैं। सक्शन लाइन का काम क्या होता है कंप्रेसर के द्वारा, टू कंप्रेस द गैस, यानी टू सक द गैस, सक्शन लाइन से ये गैस को सक करता है, और टू कंप्रेस द गैस एंड टू डिस्चार्ज द गैस, और डिस्चार्ज लाइन से गैस को आगे भेज देता है। ये प्रक्रिया इसमें कंटिन्यू चलती रहती है, और जो इसका कंप्रेसर होता है ना उसको हार्ट कहा जाता है। और उससे एक और मेन बात यहाँ पे बताई जाती है, एक्यूमुलेटर। कुछ आगे बढ़ते हैं तो फिर सक्शन लाइन के अंदर क्या लगा देते हैं, सक्शन लाइन के अंदर आपका एक्यूमुलेटर लगा देते हैं, एक्यूमुलेटर। ये एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर क्या होता है, जैसे ये हमारी छोटे साइज की पाइप होती है ना, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और इसे ही एक्यूमुलेटर कहा जाता है। अगर इस छोटे साइज की पाइप में, ये कहाँ पे लगता है, सक्शन लाइन की पाइप में लगा देते हैं इसको, यानी कंप्रेसर से और इवोपरेटर के बीच में। यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ से आपकी लाइन आ रही है, ये सक्शन लाइन आ रही है किससे, ये इवोपरेटर से आ रही है। मान लीजिए आपका ऊपर इवोपरेटर है, इवोपरेटर से आ रही है लाइन, ये इवोपरेटर से, और ये इवोपरेटर की लाइन से कनेक्ट है इवोपरेटर से, तो ये आगे जाके किस में जोड़ दी जा रही है, यहाँ पे ये आपकी जोड़ दी जा रही है कंप्रेसर में। तो कंप्रेसर में यहाँ पर अटैच कर दी जा रही है ये, तो इसलिए जो इसका साइज बढ़ा दिया गया, इसको ही एक्यूमुलेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्यूमुलेटर। इससे के बाद यानी डिस्चार्ज लाइन निकलती है, वो अपने काम पे चली जाती है जहाँ पे उसको कंडेंसर पे कनेक्ट होना है। तो ये ही इस कंप्रेसर का काम होता है। तो इसमें ये एक्यूमुलेटर की नई चीज़ है। इसका यूज़ क्या होता है, क्योंकि कई बार जो हमारे इवोपोरेटर से जो है कुछ जो लिक्विड जो हमारे आ जाते हैं, क्या ना, वेपर जो है पूरी तरह से वाष्प नहीं बनते, उनको जो है यहाँ पर जो है स्पेस बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि उस वहाँ पर अच्छे से वाष्पीकरण हो जाए। यहाँ पर लेटेंट हीट होती है एक प्रकार से, वो भी क्या करती है, वो जो है इन जो लिक्विड रूप में आए थे हमारे पीछे से ऑलरेडी, जो अच्छे से उनका कंप्रेशन नहीं हुआ, उनका इवेपोरेशन अच्छे से नहीं हुआ और उनमें मॉइस्चर रह गया, तो उसको जो है एक्यूमुलेटर जो है वो दोबारा से अच्छे से इवोपोरेट कर देता है, और फिर जो ये गैस है कंप्रेसर के अंदर जाती है। तो ये प्रोसेस सिखाया जाता है, इसको ही बार बार रिपीट किया जाता है। फिर उसके बाद बता दिया जाता है कंट्रोलर कौन कौन से होते हैं। फिर आ जाता है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आपका जो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया जाता है, और इसमें जो कंट्रोल के तौर पर आपका होता है थर्मोस्टेट के बारे में पढ़ाया जाता है। थर्मोस्टेट आपके सारे ही रेफ्रिजरेटर सिस्टम में लगा रहता है, और इवोपोरेटर में भी ये नहीं होता है। और इसमें बेसिक जो नॉलेज आपको बताई जाती है, रिले के बारे में पढ़ा दिया जाता है, रिले, ओवरलोड प्रोटेक्टर, ओवरलोड प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ा दिया जाता है। ओवरलोड प्रोटेक्टर क्या होता है, रिले जो होती हैं वो कई टाइप की होती हैं, ओपन टाइप रिले, और क्या नाम है, क्लोज रिले। इनके जो ओपन टाइप रिले होती हैं जो खुली में आती है, उसका या नाम ओवरलोड प्रोटेक्टर जो है अलग होता है, और क्या नाम है उसका, जो ओवरलोड अलग लगा दिया जाता है, और रिले के जो दो रास्ते होते हैं उनको अलग लगा दिया जाता है। यानी इस प्रकार से दिया जाता है। एक थिम्बल जो है ये ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है। उसके बाद रिले के लिए जो है एक उसके अंदर ही दो होल हो जाते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं आपको डायरेक्ट सिस्टम के बारे में बता देता हूँ कि हम अगर फ्रिज या एसी को हमें डायरेक्ट स्टार्ट करना है, जैसे हमारे लाइन से पॉजिटिव नेगेटिव दो वायरें आ रही हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है जो सीरीज सर्किट बना लिया जाता है। यहाँ पर
इसको तोड़ दिया जाता है सीरीज में। तो सीरीज में तोड़ दिया जाता है। जो हमारे यहाँ पर कंप्रेसर लगा होता है, इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। समझ लीजिए ये कॉमन है, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। तो इस प्रकार से दिए होते हैं। तो इसके अंदर ये फिर जाके क्या करते हैं, सप्लाई दे दी जाती है। समझ लीजिए यहाँ से हमने ये सप्लाई दे दी रनिंग की डायरेक्ट कॉमन में डायरेक्ट चली गई रनिंग। तो उसके बाद जो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर से ये जो है इसको सीरीज सर्किट इसलिए बनाया ताकि सप्लाई को रोका जा सके। तो इसके 2 पॉइंट ले लिए जाते हैं यहाँ से, और ये एक लाइन जो डायरेक्ट आपकी चली जाती है रनिंग में, और जो एक बचती है जिसको सीरीज बनाया हुआ है वो जाती है आपकी स्टार्टिंग में। क्योंकि स्टार्टिंग का क्या है, हमें कट मारना होता है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे और ये हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम चालू होगा, क्योंकि एकदम से स्टार्ट नहीं होगा, कंप्रेसर टेक टाइम लेता है। जैसे इसमें स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही हमारे कंप्रेसर की स्पीड जो है 75% पहुंच जाएगी, तो हम जो है इस स्विच को ऑफ कर देंगे, जिससे स्टार्टिंग बंद हो जाएगी। तो हमारा सिस्टम जो है वो कॉमन रनिंग पर चलता रहेगा। ये हमें डायरेक्ट स्टार्ट करना सिखाते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट स्टार्ट करना सिखाते हैं। ये डायरेक्ट स्टार्ट सिस्टम होता है। कई बार हमारे फ्रिज में जो है रिले काम नहीं कर रही होती है, तो हमें उसे ऐसे प्रकार से डायरेक्ट स्टार्ट करके देखना होता है। तो ये सब कुछ बेसिक बेसिक ज्ञान दिया जाता है, लेकिन ओनली आईटीआई में आपको रट्टाफिकेशन ही कराया जाता है। प्रैक्टिकली नॉलेज के बारे में बताया जाता है। आपको एक क्या नाम है कपड़ा रखना होता है रफ, और फिर आपको कैसे असेंबल करना है, क्या है उसके बारे में पूरा थ्योरेटिकल बताया जाता है। लेकिन मेन ज्ञान जब आप जाकर अप्रेंटिसशिप करते हैं ना, जैसे आप एलजी कंपनी में जाएंगे, सैमसंग कंपनी में जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको मेन बेस वो नहीं सिखाते। आपको उनके जो इंजीनियर्स होते हैं उनके साथ ना जाना पड़ता है, इधर से उधर, क्या नाम है, बाइक के ऊपर बैठ के लोगों को सर्विस देने के लिए। 24 आवर्स स्पोर्ट सर्विस ये इस प्रकार से होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर वो मैंने देखा है ज़्यादातर जो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं यूज़ एंड थ्रो होते हैं। वहाँ पे आपका थर्मोस्टेट ख़राब हो गया, उसको चेंज किया, उसका मॉडल नंबर सीरियल नंबर देखा और चेंज कर दिया। और उसमें जैसे कंप्रेसर देखा, उसका भी मॉडल सीरियल नंबर देखा, उसको भी चेंज कर दिया, उसी उसी टाइप की कंपनी का उसमें लगा दिया कंप्रेसर कंडेंसर। यही बेसिक ज्ञान होता है वहाँ का। बस बाकी वहाँ से रिक्वेस्ट आती रहती हैं, कंपनियों को फ़ोन करते रहते हैं। और इस प्रकार से अप्रेंटिसशिप में उस टाइम 1440 रुपये मिलते थे, हमने उसी में अप्रेंटिसशिप की। हम एक गांव से थे, लेकिन मसला यही है कि बंदा वहाँ पर भी अच्छे से नहीं सीख पाता बेसिक ज्ञान, क्योंकि वहाँ पे आपको वो सिर्फ अपने उसके लिए ही पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है कि आप आइए जाइए और वहीं पे बस बाइक पे बैठिए, बैग पकड़िए पीछे से, अपने जो को वर्कर हैं आपके साथ में वो आपके जाएंगे, आप उनके साथ बस बैठिए और देखते रहिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस वो आप कंप्लेंट पे कंप्लेंट आती रहेंगी कि हमारा फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा, हमारा एसी कूलिंग नहीं कर रहा। तो आपको 1 साल तक तो बहुत ही कम से हाथ भी नहीं लगाने देते काम के लिए, और 1 साल ऐसे ही गुजर जाता है बिना प्रैक्टिकल के। तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आप वहाँ पे क्या सीख पाते हैं, कुछ भी नहीं सीख पाते। तो सीखने की मेन चीज़ होती है, और वहाँ के जो वो मेन सिखाने वाले होते हैं बस वो बताते भी नहीं है अच्छे से, क्योंकि उनको खुद अपनी नौकरी का खतरा रहता है। अगर आप लोकलिटी में सीखेंगे ना काम को, तो वहाँ पे तो पहले ही वो मतलब लोकल करके भी अच्छे से नहीं सिखाते। तो मेरे साथ तो यही स्टोरी गुजरी दोस्तों। बाकी हर इंसान का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। आई शेयर हियर माई एक्सपीरियंस, बट आई अंडरस्टैंड दिस ऑल इंफॉर्मेशन नाउ आई एम कम टू सऊदी अरबिया, एंड यहाँ पर मैंने अच्छे से इसकी वो किया मैंने यहाँ पे, मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा एसी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, और सारी वीडियो उनके बारे में भी डिटेल से बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।